स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक सीएम नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में कैबिनेट की मीटिंग हुई है। कैबिनेट मीटिंग में सीएम सैनी की तरफ से एक बड़ा फैसला भी लिया गया है। सरकारी अस्पताल में निःशुल्क मिलेगी डायलिसिस सेवा। देखिए, ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री बनते ही सीएम सैनी की तरफ से लिया गया है। आज हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक हुई थी, उसमें यह फैसला लिया गया है कि सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क मिलेगी डायलिसिस की सेवा। इसके अलावा क्रोनिक किडनी रोगियों को सीएम नायब सिंह सैनी ने बड़ी सौगात दी है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में फ्री सेवा भी मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट की पहली बैठक की है। बैठक के बाद उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं, कई बड़े ऐलान भी किए हैं। सीएम सैनी की तरफ से कहा गया कि प्रदेश में किडनी के मरीजों का सरकारी अस्पताल में इलाज जो है वो फ्री में किया जाएगा। तुरंत प्रभाव से ये आदेश लागू होगा। तो वहीं पर अपराधियों को चेतावनी देते हुए सीएम सैनी ने कहा, मैं अपराधियों को चेतावनी देता हूं कि वो या तो सुधर जाए या प्रदेश छोड़ दे। सीएम सैनी ने आगे अपनी बात को बढ़ाते हुए कहा कि सबसे पहले मैंने जो फाइल साइन की है उसमें यह घोषणा की गई है कि हरियाणा के सभी अस्पतालों में किडनी क्रोनिक बीमारियों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा, जिससे कि मुफ्त डायलिसिस किया जाएगा। और इसके अलावा ये खर्च जो है सरकार वहन करेगी। मीटिंग में सीएम सैनी की 5 बड़ी बातें भी आपको बताएंगे। प्रदेश में जो किडनी के पेशेंट हैं, जो हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया था कि हमारी सरकार आएगी और हम जो किडनी के पेशेंट हैं उनका इलाज हरियाणा के सभी सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में होगा। तो आज उस फाइल के ऊपर साइन किए हैं, क्योंकि डायलिसिस एक इस प्रकार की बीमारी है कि व्यक्ति को एक डायलिसिस कराने में लगभग 2500 रुपये का खर्चा उसका आता है। महीने में कोई 4 भी कराता है, 6 भी कराता है, 7 भी कराता है। लगभग 20 से 25 हजार रुपये महीने का उसका खर्चा वो आता है। अब ये सारा का सारा खर्चा हरियाणा सरकार तुरंत प्रभाव से वो लागू हो गया है। हरियाणा प्रदेश के किसी भी हॉस्पिटल में अब व्यक्ति को ये खर्च नहीं उठाना पड़ेगा। हरियाणा सरकार इस खर्च को वहन करेगी। चलिए, अब सैनी की 5 बड़ी बातें आपको बता देते हैं। किसानों की फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा। बिना पर्ची, बिना खर्ची, नौकरी मेरी जिम्मेदारी है, मेरे साथ युवाओं ने ज्वाइन किया है। कांग्रेस के लिए नौकरी बिजनेस अपना लाभ देखते हैं। अपराधी प्रदेश छोड़ दे वरना सुधर जाए, ये साफ चेतावनी सीएम सैनी की तरफ से दी गई है। साथ ही इस बात का जिक्र किया कि पहले से चल रही योजनाएं नॉनस्टॉप जारी रहेगी, उन योजनाओं में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। तो ये 5 बड़ी बातें थी जिनका आज जो है जिक्र कैबिनेट की बैठक में किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भी कहीं ना कहीं सीएम सैनी नजर आए। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है। देखिए, 17 अक्टूबर जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ और 18 अक्टूबर को ही एक्टिव मोड में नजर आए हैं सीएम सैनी। तो वहीं हरियाणा में एससी आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला लागू होगा। सैनी सरकार के कैबिनेट की मंजूरी मिली है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। एससी ने आरक्षण वर्गीकरण पर सुनाया था फैसला। कैबिनेट की बैठक के अंदर ये पहली हमारी कैबिनेट की बैठक थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हमारी कैबिनेट ने वो सम्मान किया है। जो एससी में वर्गीकरण का मामला था, वो तुरंत उस माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सम्मान देते हुए हमने ये फैसला किया है कि जो वर्गीकरण के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, आज से ही लागू करने का फैसला हमने लिया है। चलिए, खबरों पे आगे बढ़ते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामला, मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची कैथल।
शूटर गुरमेल की जुटा रही है जानकारी। कैथल से कई और लोगों का नाम जो है वो लगातार सामने आ रहा है। गुरमेल और जशीन अख्तर, माफ कीजिएगा, जिशान अख्तर के दोस्तों से लगातार पूछताछ हो रही है। कैथल पुलिस की तरफ से पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ इस बात का जिक्र कर दिया गया था कि हम मुंबई क्राइम ब्रांच की, मुंबई पुलिस की हर तरह से सहायता करेंगे। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले की जांच कर रही है और अब जांच करने के लिए टीम जो है कैथल पहुंची है। सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी गुरमेल और जिशान अख्तर की कैथल से संबंध जोड़े जा रहे हैं। उनके दोस्तों से लगातार पूछताछ हो रही है। क्राइम ब्रांच पिछले 2 दिन से उनके संपर्क में आने वाले युवाओं से भी पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुलिस सूत्रों के हिसाब से तो ये भी जानकारी मिल रही है कि दोनों टीमों ने 20 पुलिसकर्मी कैथल आए हुए हैं। फिलहाल पूछताछ के बाद अब तक किसी की भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसे लेकर के जानकारी मिल रही है। हालांकि कई जानकारियां हैं जो सामने आ रही है। टीमें कैथल में कई दिनों तक रह सकती है हत्याकांड के आरोपी गुरमेल और जिशान अख्तर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए। कार्यभार संभालने के बाद सीएम सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हरियाणा के किसान पराली नहीं जलाएंगे क्योंकि पराली जलाने से प्रदूषण फैलता है। पराली जलाने वाले किसानों को अधिकारी समझाएंगे। सैनी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि किसान हमारे लिए सम्मानित है, इसलिए किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के बारे में अवगत कराया जाएगा ताकि जल्द से जल्द किसान इस बात को समझे। अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी जो कि प्रत्येक किसान के पास पहुंचेंगे और किसानों को समझाएंगे पराली जलाने से क्या कुछ नुकसान होते हैं, पर्यावरण को कितना इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए कई चीजें हैं, जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसके बाद सीएम सैनी की तरफ से कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट की बैठक हुई, उस पर कई बातों का जिक्र उन्होंने किया। 5 पॉइंटर हमने आपको बताया। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसानों के लिए उन्होंने जिक्र किया। वही किसान जिसे लेकर के कहा जाता है कि किसान जो है वो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, उन्हीं किसानों के लिए अब बड़े फैसले लिए। साफ तौर पर ये भी सीएम सैनी की तरफ से कहा गया है कि हर एक फसल जो है वो एमएसपी पर ली जाएगी, खरीदी जाएगी। पराली जलाने का मुद्दा जो लगातार सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, फटकार लगाई जाती है न केवल हरियाणा सरकार को बल्कि पंजाब सरकार को भी बाकायदा फटकार पड़ रही है। ऐसे में अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तमाम अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी जो हर एक किसान के पास पहुंचेंगे, उन्हें समझाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। तो उन्हें समझाएंगे, उनसे बात करेंगे कि पराली जलाने से कितना नुकसान प्रदेश को हो सकता है, कितना नुकसान पर्यावरण को हो सकता है, कितना इसका फायदा होता है, कितना नुकसान है। तो जो नफा नुकसान है वो उन सब चीजों को सिलसिलेवार तरीके से उनकी लैंग्वेज में उनके पास जाकर के उन्हें समझाएंगे। जब एक एक करके उनके पास बैठेंगे, अधिकारी उनके पास पहुंचेंगे, तब किसानों को शायद वो चीजें समझ में आ जाए तो उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। लगातार सीएम सैनी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, प्रदेश के विकास के लिए कई बड़े कदम उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो हर एक वर्ग को साथ लेकर के चलने की कोशिश भी फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि सीएम सैनी की तरफ से की जा रही है। और यह भी कहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है कि एक फरमान जारी कर दिया जाएगा कि कोई भी किसान पराली नहीं जलाएगा, ऐसा कतई नहीं होगा। इस बार हम जनता के बीच पहुंचेंगे, किसानों के बीच पहुंचेंगे, उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, उनके क्या कुछ समस्याएं हैं, वो पराली क्यों जला रहे हैं, इसके क्या कुछ उनको फायदे नजर आते हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। वो क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर के, उस पर भी फिर विचार विमर्श किया जाएगा। तो तमाम चीजों को सोचते समझते हुए आगे के फैसले लिए जाएंगे। कुल मिलाकर के लब्बो लबाब ये निकलता है कि सीएम सैनी की कोशिश यही है कि हर वर्ग को साथ लेकर के चलना है, किसी को भी इस बार नाराज नहीं करना है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिनलैंड जाने वाले शिक्षकों से मिले हैं सीएम मान। तो पंजाब के मुख्यमंत्री का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। दिल्ली के पंजाब भवन में शिक्षकों से मिले हैं सीएम मान। मुलाकात के बाद फिनलैंड रवाना हुए शिक्षक ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जा रहे हैं तमाम शिक्षक। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों से मुलाकात की है जो कि प्रशिक्षण के लिए यानी कि ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड जा रही है। सीएम भगवंत मान और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दिल्ली में दोपहर करीब 1 बजे का समय बताया जा रहा है जब इन तमाम टीचरों से मुलाकात की, तमाम शुभकामनाएं दी, उन्हें संबोधित किया। बता दें कि पंजाब सरकार प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेज रही है। इसी के साथ ये भी आपको जानकारी देंगे कि इससे पहले पंजाब सरकार ने प्रिंसिपलों को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजा था। ऐसा माना जा रहा है कि विदेश जाने से अध्यापकों के अच्छे संस्थानों से संबंध बनेंगे और पंजाब में शिक्षा का जो लेवल है वो काफी ज्यादा बेहतर होगा और शिक्षा को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।
तो वहीं पंजाब के शिक्षकों से हमारे सहयोगी भावना सिसोदिया ने खास बातचीत किया। ये सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गया टीचर्स की तरफ से। आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में लगातार एक के बाद एक काम कर रही है। वहीं दिल्ली के बाद अब पंजाब के अध्यापिकाओं को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। बात करने के लिए कुछ अध्यापिका हमारे साथ मौजूद है। आप लोगों को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। मान सरकार ने जब आप लोगों को चुना तो कैसा लगा? अच्छा लगा मैम, बहुत अच्छा लगा। एक हेल्दी अपॉर्चुनिटी है कि हम आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, वहाँ से कुछ सीख कर आएंगे और यहाँ के अपने देश के साथ एनालिसिस के साथ कुछ अच्छा इम्प्लीमेंट होगा यहाँ पे। क्या लगता है कितना बदलाव होगा और वहाँ से ट्रेनिंग से आने के बाद किस तरीके से बच्चों को समझाना और आसान? मैम देखिए, अभी तक तो हम बहुत एंथुजियास्टिक हैं इस चीज़ के बारे में। जब वापस आएंगे उसके बाद फिर बताते हैं। और भी टीचर्स हमारे साथ यहाँ पर हैं। आप भी फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे? कितना अच्छा ऑफर मान सरकार की तरफ से? इसको अकेला ऑफर नहीं, इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हम प्राइमरी एजुकेशन के साथ पिछले 18 साल से जुड़े हुए हैं। हमने काफ़ी वर्क किया है, लेकिन जो ये अपॉर्चुनिटी है, ये मौका मिला है अभी फिनलैंड में क्या चल रहा है। प्राइमरी एजुकेशन की जो अर्ली चाइल्ड केयर है वो वर्ल्ड बेस्ट है। हमें वो देखने का, वो सीखने का, उनकी स्किल, उनकी वर्किंग, उनकी एक्टिविटी, उनका पेडागोजी सिस्टम, उनका स्ट्रक्चर, स्कूलिंग स्ट्रक्चर, वो देखने का, वो सीखने का मौका मिलेगा। और हम वो सीख के अपने जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमें लगता है कोई खामियां हैं, कोई कमियां हैं, उनको इनपुट करके हम अपने एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत करेंगे। पंजाब में और भी सरकारें रहीं, लेकिन मान सरकार ने पहली बार ऐसा मौका दिया कि 72 टीचर्स को फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। क्या? हाँ जी, आज तक मैंने नहीं सुना था कि पंजाब के अध्यापक ट्रेनिंग के लिए पंजाब से बाहर भी कहीं गए हों। मतलब इंटर स्टेट भी मैंने नहीं सुना था पहले, तो अभी मुझे पता चला फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए। और उसमें हज़ारों टीचर्स ने अप्लाई किया। बड़े ही साफ़ सुथरे तरीके से इन्होंने अपना सिलेक्शन प्रोसेस रखी और टीचर्स को सिलेक्ट किया और भेज रहे हैं। कितना फ़ायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए, बच्चों के लिए कितना इजी होगा इस ट्रेनिंग के बाद बच्चों को प्रैक्टिकली कुछ भी नॉलेज? देखिए, फिनलैंड हैप्पीएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। वहाँ का एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है। हालांकि पंजाब में भी बड़ा अच्छा एजुकेशन वाला सिस्टम सारा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर उधर से और अच्छी चीज़ें हम सीख के आएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जो हम बच्चों की एजुकेशन की बात करें तो हैप्पी रहना, खुश रहना। जो बच्चा खुश होकर स्कूल आ रहा है तो समझ लो वो अच्छा पढ़ रहा है। बच्चे आम आदमी पार्टी ने पहले दिल्ली के टीचर्स को भी फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए भेजा था। आप लोगों की भी उस समय मुलाकात कराई गई थी, तो इस वक्त कितनी एक्साइटमेंट है फिनलैंड जाना, नई चीज़ सीखना, बच्चों को सिखाना? हाँ जी, एक्साइटमेंट तो बहुत है। इतने लोगों में से सिलेक्ट हो गए ऊपर आना और विदेश ट्रेनिंग के लिए जाना, और इसका बेनिफिट भी बहुत होगा, बच्चों के लिए भी होगा। और इसके बाद हम टीचर्स को ट्रेंड भी करेंगे इसके रिगार्डिंग, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और जो पढ़ाने की नई विधियाँ हम सीख के आएंगे और उनको इधर इम्प्लीमेंट करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे कुछ टीचर्स जो कि आज फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, और सबका साफ तौर पे यही कहना है कि अगर नींव मजबूत रखी जाएगी तो भविष्य भी मजबूत होगा। तो कहीं ना कहीं फिनलैंड ट्रेनिंग के लिए जहाँ टीचर्स भी एक्साइटेड हैं, तो वहीं बच्चों को सिखाने के लिए कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, उसको लेकर भी वे काफ़ी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आकाश के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। पंजाब के मोहाली में डीएसपी गुरशेर सिंह संधू ने खिलाफ जो है धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल विवादित जमीन को सस्ते दाम पर खरीदे और फिर महंगे दाम पर बेचने और फिर अपने लोगों के जरिए झूठी शिकायतें दर्ज करा करके लोगों से अवैध धन उगाड़ी का आरोप लगाया गया है। पंजाब के सीएम और किसान नेताओं के बीच बातचीत संभव। सीएम मान ने किसान नेताओं के बातचीत के लिए बुलाया है। अब संभव माना जा रहा है कि कल दोपहर 4 बजे किसान नेताओं की मीटिंग होगी। धान की खरीद उचित तरीके से न होने को लेकर के किसान, राइस मिलर्स और कमीशन एजेंटों के जो विरोध प्रदर्शन के बीच पंजाब पुलिस ने मोहाली जिले में कई किसान नेताओं को हिरासत में लिया है। ये नेता चंडीगढ़ में विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे थे। हालांकि कुछ नेता सुरक्षा बलों को चकमा देकर के चंडीगढ़ के सेक्टर 35 स्थित किसान भवन तक पहुंचने में सफल भी रहे, जहां उन्हें बैरिकेड्स लगा करके रोक दिया गया और रैपिड एक्शन फोर्स ने इमारत के बाहर पहरा भी लगा दिया। इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान नेताओं को कल बातचीत के लिए बुलाया है। संभव माना जा रहा है कि कल दोपहर 4 बजे किसानों
और सीएम वन के बीच मुलाकात हो सकती है। किसान नेता रामिंदर सिंह ने कहा है कि हम यहां से वापस नहीं जाएंगे, कल मुख्यमंत्री से बैठक होगी, लेकिन किसान भवन को हम अपने विरोध का केंद्र बनाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त पंजाब से आपको बता रही है। यहाँ पर कल दोपहर 4 बजे किसान नेताओं के साथ मीटिंग संभव मानी जा रही है। इस मीटिंग के लिए लंबे वक्त से किसान जद्दोजहद कर रहे थे। पंजाब के सीएम और किसान नेताओं के बीच अब मुलाकात का सिलसिला जारी होने वाला है। दोपहर 4 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब ये मीटिंग होगी। देखिए, किसानों की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि कल मीटिंग जरूर होगी, लेकिन तब भी हमारी बातें नहीं मानी गई या जो हमारी मांग है वो नहीं सुनी गई, तो उसके बाद हम ये नहीं है कि प्रदर्शन छोड़ देंगे, विरोध करना छोड़ देंगे, हमारा विरोध यूं ही जारी रहेगा। चुनाव आयोग की तरफ से पंजाब की 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम फिक्स कर दिया गया है। पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबन सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने पंजाब के 4 निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव का कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें डेरा बाबा नानक चब्बेवाल यानी कि एससी, गिद्दड़बाहा और बरनाला सीट शामिल बताई जा रही है। आपको बता दें कि 18 अक्टूबर 2024 को नामांकन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। उनकी तरफ से ये भी जानकारी साझा की गई है कि नामांकन भरने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है और नामांकन पत्रों की जांच की तारीख जो है वो 28 अक्टूबर निर्धारित की गई है, जबकि नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर फिक्स कर दी गई है। वहीं पर सिबन सिंह ने यह भी जानकारी दी है कि 13 नवंबर को मतदान होगा, 23 नवंबर को वोटों की काउंटिंग की जाएगी, जब बाकी तमाम जगहों पर भी वोटों की काउंटिंग होगी। सीटीयू के एक कंडक्टर और ड्राइवर की वजह से एक सवारी की जान खतरे में पड़ गई है। कंडक्टर ने गेट नहीं खोला तो एक यात्री दरवाजे पर लटक गया। वहीं पर बस रोकने की बजाय ड्राइवर ने भी बस को तेज कर दिया। युवक करीब 2 किलोमीटर तक यूं ही लटका रहा और हद तो तब हो गई जब बस रोकने की बजाय महिला कंडक्टर वीडियो बनाने लगी। व्यक्ति गेट खोलने की मांग करता रहा, लेकिन गेट नहीं खोला गया। इस पूरे घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो 7 अक्टूबर का है। बताया जा रहा है कि बस डिपो नंबर 2 की है। वीडियो हल्लो माजरा से ट्रूबन चौक की तरफ जाने वाले रूट का है। इसमें देखा यह जा सकता है कि एक व्यक्ति गेट पर लटका हुआ है, वो महिला कंडक्टर से बात कर रहा है और अपील कर रहा है कि गेट को खोल दिया जाए, लेकिन महिला कंडक्टर ये कहते हुए सुनाई दे रही है कि गेट नहीं खुलेगा, व्यक्ति अपने डिपार्टमेंट का नाम बताए। इस दौरान बस हल्लो माजरा के चौक से गुजर रही होती है। लटका हुआ व्यक्ति कहता है कि उसे उतार दो, लेकिन महिला कंडक्टर कहने लगती है कि बस को जाने दो, ट्रैफिक पुलिस वालों के पास ही रोकना है। लुधियाना में चंडीगढ़ रोड पर एक जैकेट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है, तो वहीं पर आग लगने के कारण जैकेट का कच्चा माल जल करके खाक हो चुका है। फैक्ट्री से धुआं निकलते देख कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सभी कर्मचारी बाहर निकल गए। अपनी जान बचाने के लिए, आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग को सूचना दी गई। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि फैक्ट्री में रखा सारा का सारा सामान जैकेट फाइबर के कारण आग के विकराल रूप में आ गई, यानी कि जल करके खाक हो गई। आसपास के स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, तो वहीं पर ग्रामीणों का कहना है कि आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन माना यह जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी। तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने कितना विकराल रूप वहां पर ले लिया था। जब ये घटना घटी उस वक्त तमाम कर्मचारी फैक्ट्री के अंदर ही काम कर रहे थे। जैसे ही आग लगने की सूचना मिली या फिर आसपास के कर्मचारियों की नजर जब उस घटना पर पड़ी, तो सभी कर्मचारियों को फौरन सूचना दी गई और सभी कर्मचारियों ने अपनी जान बचाने के लिए फैक्ट्री के बाहर की तरफ भागना शुरू कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर के कर्मचारी तो सेफ हो गए, वो तो बाहर आ गए, लेकिन ये बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में रखा सारा सामान जल करके खाक हो चुका, किसी भी सामान को बचाया नहीं गया। दमकल विभाग को सूचना दी गई। जब तक दमकल विभाग की गाड़ियां वहां पर पहुंचती, तब तक आसपास के लोगों ने, कर्मचारियों ने, ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। जब दमकल विभाग की कई गाड़ियां वहां पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि आग लगी कैसे, इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि ग्रामीण ये कह रहे हैं कि एक शॉर्ट सर्किट हो सकता है जिसके कारण आग लगी। ये सिर्फ कयास लगाया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, विकराल रूप आग यहां पर ले चुकी है। फैक्ट्री में रखा सारा सामान आग ने अपनी चपेट में ले लिया।
तो धुएं का गुबार जो है वो आसमान छू रहा है। अचानक से फैक्ट्री में आग लगी। फैक्ट्री बताई जा रही है कि जिसमें जैकेट बनाने का काम किया जाता था। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आग का ये रूप देख आसपास के लोगों में एक डर का माहौल पैदा हो गया। हालांकि ग्रामीणों ने, आसपास के लोगों ने, खासकर कर्मचारियों ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया गया। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।